सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बैठी मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया कि अब हर ओर इसी की ही चर्चा है। कहीं कोई इसे अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस के पहले पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो कहीं सरकार के इस कदम का विरोध किया जा रहा है। यहां हम बात कर रहे हैं विवादास्पद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, जिसके इंप्लीमेंटेशन के लिए जरूरी रूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फाइनली नोटिफाई कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद 6 महीने के भीतर नियम बनाकर इसे लागू करना था। लेकिन 4 साल और 8 एक्सटेंशन के बाद 11 मार्च को सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बस फिर क्या था, इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही आम जनता से लेकर सत्ता के गलियारों तक सब ओर उथल पुथल सी मच गई। जहां एक और दिल्ली के मजनू के टीले पर रहने वाले पाकिस्तानी रेफ्यूजियों ने सीएए लागू होने की खुशी में होली खेली और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि वे राज्य में ये कानून लागू नहीं करेंगे, जबकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सीएए लागू होने पर कहा कि अगर इंडिया और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम बिना किसी संदेह के इसे रद्द कर देंगे। अब यदि आप खबरों पर थोड़ी भी नजर रखते हैं तो आपने सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नाम तो जरूर सुना होगा, मगर क्या आप वाकई इसके बारे में जानते हैं? तो चलिए आज हम अपने वीडियो में इसी सीएए को जरा करीब से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों एक कानून ने 2 ही दिन में पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। लेकिन व्हाट इज सीएए? दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या है। असल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 हमारे देश की सिटीजनशिप या नागरिकता से जुड़े हुए एस्पेक्ट से डील करता है। यानी 1947 में बंटवारे के साथ स्वतंत्र हुए भारत में किसे भारत का नागरिक माना जाए और किसे नहीं, या फिर देश के आजाद होने के बाद यदि कोई भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, या यदि कोई भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, इत्यादि इत्यादि जैसे विषय कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में एक्सप्लेन किए गए हैं। मगर कॉन्स्टिट्यूशन के हर भाग की तरह इस भाग में भी समय के साथ कुछ बदलावों को किए जाने की जरूरत थी। और चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को यूनियन लिस्ट के अंडर प्लेस किया गया है, इसलिए इससे जुड़े नियमों को बनाने या उनमें कोई भी बदलाव करने का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन केवल देश की पार्लियामेंट के पास है। यही कारण है कि 1955 में देश की पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप के मैटर्स को और भी बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्ट इनैक्ट किया, जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसे समय समय पर कंडीशंस और समय के अनुसार अमेंड किया जाता रहा है। यही कारण है कि इनैक्टमेंट से लेकर आज तक ये एक्ट 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में यानी कुल 6 बार अमेंड किया जा चुका है। इसी कड़ी में 2019 में पास हुए इसके लेटेस्ट अमेंडमेंट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके भारत के मुस्लिम मेजॉरिटी पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर भारत में बसने वाले रिलीजियस माइनॉरिटीज, इमिग्रेंट्स को भारत की नागरिकता देने का फैसला किया गया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि इन देशों में रहने वाली नॉन मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटीज को वहां प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है, जिससे बचने के लिए बीते कई दशकों से ये लोग भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। ऐसे में भारत का ये कर्तव्य है कि वो ह्यूमन ग्राउंड्स पर इन्हें अपने यहां संरक्षण दे। यही कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा सीएए के रूल्स रिलीज करते ही झारखंड के गवर्नर ने इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ऑर्फन्स का देश नहीं है और यहां आने वाले राइटफुल इमिग्रेंट्स को भारतीय नागरिकता के रूप में उनकी उचित पहचान दी जाएगी। यहां हमें ध्यान देना चाहिए कि सीएए इन इलीगल इमिग्रेंट्स को सीधे भारत की नागरिकता नहीं देता है, बल्कि वो उन्हें यह हक देता है कि वो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर को फॉलो करके इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सके।
जहां उनका क्लेम सही पाए जाने पर उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने ऑलरेडी कर दी है। गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड 39 पेजेस के रूल्स में एलिजिबल इंडिविजुअल्स के लिए इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए जरूरी प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन किया गया है। ये रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए किन डॉक्यूमेंट्स और पेपरवर्क्स की जरूरत होगी। यही नहीं, सरकार द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाने का फैसला किया गया है, जिसके अंतर्गत आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। साथ ही उन्हें ये साबित करना होगा कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के निवासी हैं। इसके लिए वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट या वहां की सरकार से जारी पहचान का कोई प्रमाण पत्र पेश करना होगा। इसके लिए भारत सरकार ने 9 तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना है। नागरिकता के आवेदनों पर एक एम्पावर्ड कमेटी फैसला लेगी। इस कमेटी में जनगणना निदेशक, आईबी, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी शामिल हैं। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31,313 गैर मुस्लिमों ने भारत में शरण ली है। यानी 31,313 लोग इस कानून के जरिए नागरिकता हासिल करने के योग्य होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी भी नागरिकता के पात्र हो जाएंगे। इनकी आबादी 3 से 4 करोड़ बताई जाती है। वहीं चुनावी विश्लेषकों का तर्क है कि इस एक कदम से पश्चिम बंगाल की 10 लोकसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। लेकिन सीएए का ये सफर उतना सीधा नहीं रहा जितना दिखाई देता है। तो चलिए अपने इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले हम सीएए की टाइमलाइन को जान लेते हैं। टाइमलाइन ऑफ सीएए। 11 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास कर दिया जाता है, जिसके जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को भारत की सिटीजनशिप प्रोवाइड करने का रास्ता खुल जाता है। 12 दिसंबर 2019, तत्कालीन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इस बिल पर अपनी मुहर लगा देते हैं और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूप में फॉर्मली एस्टैब्लिश हो जाता है। 15 दिसंबर 2019 इस बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। दिल्ली के शाहीन बाग में एक वुमेन लेड प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जहां इस एक्ट के विरोध में एक इंडेफिनिट सिट इन प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जाता है। यही नहीं, इसी बीच दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सुनी जाती हैं, जिसके बाद देश भर में अलग अलग जगह इस एक्ट के विरोध में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इसी दिन दिल्ली में ही बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा सीएए के सपोर्ट में एक रैली कंडक्ट करते हैं। जनवरी 2020 का साल शुरू होते होते सीएए के विरोध में शुरू हुए प्रोटेस्ट्स और भी ज्यादा संगठित और उग्र दिखाई देने लगते हैं। जहां एक ओर शाहीन बाग में भीड़ का जमावड़ा बढ़ने लगता है, तो वहीं दूसरी ओर सीएए को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशंस की झड़ी सी लग जाती है। इसी बीच 30 जनवरी 2020 को एक शख्स जामिया मिलिया इस्लामिया के पास हो रहे एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स पर गोली चला देता है, जिसके बाद देश भर में सीएए के अगेंस्ट हो रहे डेमोन्स्ट्रेशंस और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं और कई जगह से पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस की खबरें देखने को मिलती हैं। फरवरी 2020, अब तक सीएए को लेकर पूरा देश 2 भागों में बढ़ता दिखाई देने लगता है, जहां इसे लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से तीखी बयानबाजी सामने आने लगती है। कहीं सीएए को भारतीय संविधान के विरुद्ध बताया जाता है, तो कहीं से ये बयान आता है कि सीएए का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं। इस सब के बीच 23 फरवरी को देश की राजधानी के नॉर्थ ईस्ट रीजन में कम्युनल वायलेंस शुरू हो जाता है, जिसे कोई अपकमिंग दिल्ली स्टेट इलेक्शन से जोड़कर देखता है, तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली में चल रहे एंटी सीएए प्रोटेस्ट को तोड़ने की साजिश बताता है। लगभग एक हफ्ते चले इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि की जाती है। मार्च 2020, भारत में कोविड की दस्तक और उसके जवाब में पीएम मोदी द्वारा घोषित नेशन वाइड लॉकडाउन को देखते हुए लगभग 3 महीने से शाहीन बाग में डेरा जमाए बैठी एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स को 24 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस वहां से हटा देती है। कोविड के प्रकोप के चलते लगभग 2 साल तक सीएए का मुद्दा साइडलाइन होता दिखाई पड़ता है। हालांकि इस बीच सीएए को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बहस यूं ही जारी रहती है। 27 दिसंबर 2023,
मगर होम मिनिस्टर अमित शाह एक बार फिर CAA के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की वचनबद्धता की बात को दोहराते हैं। यही नहीं, वो CAA को लेकर ऑपोजिशन और खासतौर पर वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी के स्टांस को भी क्रिटिसाइज करते हैं। 2024 होम मिनिस्टर अमित शाह के दिसंबर में दिए बयान के बाद से ही एक बार फिर CAA को लेकर अटकलें तेज हो जाती हैं, जहां बहुत से चुनाव विश्लेषक और विचारक इस बात का दावा करते हैं कि 2024 में जनरल इलेक्शंस को देखते हुए सरकार इलेक्शंस के पहले CAA को इम्प्लीमेंट कर सकती है। वहीं जनवरी और फरवरी के महीने में कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने CAA के रूल्स फॉर्मुलेट कर लिए हैं और इन्हीं कयासों के बीच 11 मार्च 2024 को मोदी गवर्नमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और उससे जुड़े रूल्स को नोटिफाई कर देती है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि CAA पर 12 दिसंबर 2019 को ही मुहर लग गई थी। इसके बाद सरकार ने इस कानून को लागू करने वाले नियम बनाने के लिए समय मांगा था। तब से लेकर अब तक सरकार नियम बनाने की इस समय सीमा को 8 बार बढ़ा चुकी है, जिसके चलते सरकार को इस कानून का समर्थन कर रहे लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा है। मगर अब जब ये कानून लागू किया जा रहा है तो एक बार फिर से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। मगर अब आप पूछ रहे होंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से एक तरफ इतना विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर इनका स्वागत किया जा रहा है। तो चलिए अब हम इस विषय में भी जान लेते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ CAA। दोस्तों, अगर हम CAA के विरोध की बात करें तो इसमें हमें दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। जहां पहले आर्ग्यूमेंट में असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश लोगों को ये आशंका है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की कल्चर और भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचेगा। इसी बात को लेकर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ASU और 30 स्वदेशी संगठनों ने सोमवार को कहा कि वो राज्य भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA की प्रतियां जलाएंगे। संगठन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने कहा कि वे CAA के खिलाफ अपना अहिंसक, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखेंगे, साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। जबकि इसे लेकर दूसरे आर्ग्यूमेंट्स के अंतर्गत भारत के अन्य क्षेत्र के लोग CAA का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। इस कानून में 3 देशों से आए सभी 6 धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जबकि मुस्लिम धर्म के लोगों को इससे बाहर रखा गया है। इसी कड़ी में विपक्ष का आरोप है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने CAA को एक डिवाइसिव थॉट बताया, जहां ट्विटर के माध्यम से उन्होंने CAA की तुलना गोडसे के विचारों से करते हुए कहा कि ये देश में मुस्लिमों को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश है। जबकि इसके उलट केंद्र सरकार का ये तर्क है कि वो CAA के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रभावित अल्पसंख्यक समुदायों को राहत देना चाहती है। मुस्लिम समुदाय इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक है। यही कारण है कि उन्हें CAA में शामिल नहीं किया गया। हालांकि इसी कड़ी में एक प्रश्न ये भी किया जाता है कि यदि सरकार की मंशा अपने पड़ोसी देशों के रिलीजियस माइनॉरिटीज को उचित संरक्षण देने की है, तो फिर इस लिस्ट में म्यांमार के रोहिंग्यास को शामिल क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यदि इसी तर्क से देखें तो बुद्धिस्ट मेजॉरिटेरियन म्यांमार में परसिक्यूट किए गए रोहिंग्या मुस्लिम्स की स्थिति भी किसी से छुपी नहीं हुई है। इसी तरह के प्रश्न पाकिस्तान में परसिक्यूशन झेल रहे अहमदिया सेक्ट के मुस्लिम के लिए उठाए जाते हैं, जहां केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो CAA के माध्यम से देश के सोशल फैब्रिक को बदलने की कोशिश में है। यही कारण है कि 2019 में CAA का मुद्दा उठते ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। 19 दिसंबर 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस UU ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर पहली बार सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकार का पक्ष जाने बगैर कोर्ट इस पर कोई निर्णय नहीं लेगी, जिसके बाद सरकार ने इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी प्रस्तुत किया था, जिसमें CAA को कानून का अंग बताकर इसका बचाव किया गया था। 6 दिसंबर 2022 के बाद इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद से ही याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। खैर, अब इस सब के बीच और जनरल इलेक्शंस की पृष्ठभूमि में CAA का जो जिन्न बॉटल से बाहर आ गया है, उसका क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका आने वाले जनरल इलेक्शंस पर क्या असर पड़ेगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।